बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने आदिवासी परिवार का, हमारे संजली टीम का और जिन्होंने भी यह कार्यक्रम करवाया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने यह मौका दिया कि मैं अपनी बातों को आपके सामने रख सकूं। तो आज के दिन यानी आदिवासियों के समाज में रहकर आदिवासियों के लिए कार्य करने वाले हमारे गुरु गोविंद जी का जन्म जयंती है, इसलिए उनको मैं सादर नमन करना चाहूंगी। गुरु गोविंद जी के बारे में बोलने के लिए मैं तो बहुत छोटी सी एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उन्होंने जितना आदिवासी समाज के लिए किया शायद ही किसी ने किया रहा हो। तो उनके बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं गुरु गोविंद के बारे में, तो मालूम चलता है कि वह अपने समाज के नहीं होते हुए भी हमारे लोगों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। हमारे समाज के भील आदिवासियों के लिए उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था और हमारे समाज में जो भी कुरीतियां थी, जो भी बुराई थी, उसको दूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जिस समय पे भक्ति आंदोलन चला था, उस समय पे देश में अंग्रेजों का शासन रहा था और अंग्रेज हमारे आदिवासियों के बीच में उनका जमीन लूटने के लिए, उनके जमीन में उपस्थित खनिज लूटने के लिए हमारे क्षेत्र में आक्रमणकारी के रूप में शासन करना चाह रहे थे। तो गुरु गोविंद ने भक्ति आंदोलन के रूप में, चूंकि आदिवासी जो थे वो उस समय पे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से उन्होंने अपनी जानकारी, जो भी उस समय के संविधान, जो भी उस समय के कानून की जानकारी उन्होंने भजन के माध्यम से हम तक पहुंचाई। और जो एक सबसे बड़ा उनका योगदान रहा था कि उन्होंने समाज से दारूबंदी, नशाबंदी करवाई थी, जिसका जिक्र संविधान सभा, जो भारत का जब संविधान बन रहा था, तो उस समय पे इस बात का जिक्र भी है कि हमारे गोविंद गुरु ने जो है वो भीलों के बीच से दारूबंदी करवाई थी। तो ये दारूबंदी उन्होंने क्यों करवाई थी, इसके बारे में भी हमको जानकारी नहीं है। तो अंग्रेज जिस समय पे आए थे वो एक आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए थे। आक्रमणकारी के रूप में एक कंपनी उन्होंने बिठाया था, उसके बाद फिर यहाँ पे धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो गोविंद गुरु एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे आए थे, तो उनको मालूम चला कि नहीं, भील तो भोले भाले हैं, कहीं उनके प्रभाव में ना आ जाए। इसीलिए उस समय पे अंग्रेजों ने एक ये अंग्रेजी शराब का चलन चलाया था कि आदिवासियों पे शासन करने के लिए अंग्रेजी शराब को इनके बीच में डालना है हमको। तो इसीलिए क्या है, भीलों का जो धार का मतलब पूजा पाठ में धार का उपयोग करते हैं, हम लोग महुआ का शराब का उपयोग करते हैं, उसको बंद करवा के वो लोग क्या करते थे कि अंग्रेजी शराब हमारे यहाँ से भील आदिवासी खरीदे और इस माध्यम से हम उनको गुलाम बनाएंगे। तो गुरु गोविंद को ये बात मालूम चली, तब जाके उन्होंने क्या किया कि नशाबंदी के रूप में एक आंदोलन चलाया, जो कि काफी मतलब बहुत हमारे समाज में बहुत उपयोगी भी रहा। तो इस माध्यम से नशाबंदी का कार्यक्रम चला के उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों को गुलाम बनने से बचा लिया। तो अंग्रेज हमारे ऊपर कभी शासन नहीं कर पाए। हम लोगों को लगता है कि मानगढ़ की पहाड़ी पर जो युद्ध हुआ था भीलों के बीच में, हम लोगों को ये लगता है कि वो अंग्रेजों और आदिवासियों, भील आदिवासियों के बीच की लड़ाई थी, जबकि ऐसा नहीं था। उस समय पे अंग्रेज आदिवासी, भील आदिवासियों पर शासन नहीं कर पाए थे, या तो कहा जाए कि पूरे भारत भर के आदिवासियों पर वो लोग शासन नहीं कर पाए थे अंग्रेज। तो अंग्रेज पूरे भारत भर में शासन कर पाए, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में घुस नहीं पाए। अंग्रेज जब भारत में एक व्यापार के रूप में आए थे, यहाँ पे शासन करना उन्होंने शुरू किया, तब जाके उन्होंने क्या किया, रजवाड़ों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में घुसना शुरू किया। तो मानगढ़ की पहाड़ी पे जो युद्ध हुआ था 1913 में, जिसमें 15 से 7 आदिवासी मरे थे, उस समय पे जो लड़ाई हुई थी वो अंग्रेज और आदिवासियों के बीच में नहीं, बल्कि पूंजीपति रजवाड़ों के बीच की और आदिवासियों के बीच की लड़ाई थी। और उसके माध्यम से अंग्रेज हमारे क्षेत्र में घुसना चाह रहे थे।
तो गुरु गोविंद के जो आवाहन पे वहां पे 1507 आदिवासियों ने शहीद भी हुए बकायदा, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में वो प्रवेश नहीं कर पाए, यहाँ पे हमको गुलाम बना नहीं पाए। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अंग्रेज शासन के पहले यहाँ पे मुगल आए थे। मुगल के पहले भी पुर्तगाल, डच करके बहुत सारे लोग व्यापार करने के माध्यम से यहाँ पे आए थे। आदिवासी जो है, भील है, मुंडा है, संथाल है, हो है, ठीक है, ये आदिवासी जो है वो भारत के असली मालिक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, पूरे भारत के आदिवासी भारत के असली मालिक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट का 5 जनवरी 2011 का जजमेंट है। एक ब्राह्मण जज थे, मांगटे काजू, ब्राह्मण हो के भी उन्होंने ये बात कही कि 8% भील, गोंड, संथाल आदिवासी जो हैं पूरे भारत भर के, वो यहाँ के असली मालिक हैं, और बाकी के जो 92% गैर आदिवासी हैं वो विदेशी हैं, आर्य हैं और उनकी संतानें हैं। ये वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो जितने भी यहाँ पे लोग आए, डच आए, पुर्तगाल आए, तो यहाँ पे आदिवासियों से वो हार गए और यहाँ पे घुस नहीं पाए। जितने भी लोग आए विदेशी, उनको अंत में यहाँ से देश छोड़ के जाना पड़ा। मुगल जब आए तो आदिवासियों पर शासन नहीं कर पाए, भीलों पर शासन नहीं कर पाए। अगर भीलों पर शासन कर रहे होते तो आज आदिवासी मुसलमान होते। क्या हम मुसलमान हैं? नहीं है। अगर अंग्रेज यहाँ पे आए थे, अंग्रेज हम पर शासन किए थे तो आज हम ईसाई होंगे थे। क्या हम ईसाई हैं? तो हम गुलाम कब बने? हम ना मुसलमान बने मुगलों के आने के बाद, ना हम ईसाई बने अंग्रेज के आने के बाद, लेकिन 1950 यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद से हम हिंदू बन गए। गुलाम हम कब बने? 1950 के बाद हम धर्म में घुस गए। उसके पहले हम किसी धर्म में नहीं थे। तो 1950 के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद हम गुलाम बन गए। ये बात हमको समझना पड़ेगा। तो आजादी के पहले जब मुगल आए थे तो यहाँ पे आदिवासियों पर वो शासन नहीं कर पाए। आदिवासी क्या करते? मर जाते, कट जाते, लेकिन अपनी जमीन नहीं देते, किसी को नहीं देते। अंग्रेज यहाँ पे आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उन्होंने कंपनी बिठाया भारत में, और धीरे धीरे उनको लगा कि ये लोग तो भोले भाले हैं, इन पे शासन किया जाए। तो उन्होंने सारे भारत के लोगों पे, रजवाड़ों पे, आदिवासियों पे शासन करने के लिए उन्होंने संविधान बनाना शुरू किया, और उसके माध्यम से आदिवासियों पर शासन करने का सोचा। लेकिन जितने भी रजवाड़े थे वो तो झुक जाते थे और अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेते थे, लेकिन आदिवासी जो थे वो झुकने को तैयार नहीं थे, मर जाते थे, लड़ जाते थे, लेकिन अपनी एक इंच जमीन उनको देने के खिलाफ में थे। जैसे कि 1507 आदिवासी जो मरे मानगढ़ पे, वो आजादी की लड़ाई थी कि हम अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। तो जिस समय मुगल आए उन्होंने आदिवासियों पर शासन करने को देखा। रजवाड़े तो उनसे मिल गए, उनको अपने क्षेत्र में बसा लिया, लेकिन रजवाड़े के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में अंग्रेज शासन करना चाहे, अंग्रेजों ने उनको मार भगाया। ऐसे करते करते पहली आजादी की जो लड़ाई थी आदिवासियों ने लड़ी थी। 1278 ईस्वी में गोंडवाना देश का जो राजा था, हीरा कवासा हीरो गोंड, उन्होंने आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी। और जो भारत की आजादी की लड़ाई, जो नेहरू, गांधी वगैरह जो थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई आदिवासियों से सीखी थी, तब जाके वो लोग देश की आजादी की लड़ाई लड़े थे। लेकिन आदिवासी जो है वो आजादी पहले ही ले चुके थे। 15 अगस्त 1947 के पहले ही आदिवासी आजाद हो चुके थे। तो जितने भी बाहरी लोग यहाँ पे आक्रमणकारी के रूप में आए थे, ठीक है, वो आदिवासी क्षेत्र पे शासन नहीं कर पाए। तो जब मुगल यहाँ पे आए, उन्होंने शासन करना चाहा, तो आदिवासी क्षेत्र में हर जगह पे पूरे भारत भर से बहुत विरोध हुआ। 1278 ईस्वी में गोंड राजा, कभी संथाल राजा, कभी भीलों के देश में, हमेशा उनकी लड़ाई होती रही, लेकिन आदिवासियों ने उनको अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया। तब
तब जाके एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच में। मतलब कुल मिला के अंग्रेजों के साथ में तो लड़ाई नहीं होती थी, जो पूंजीपति रजवाड़ों के साथ ही आदिवासियों की लड़ाई होती थी। वो अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे। तब जाके 1852 से लेके 55 में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था झारखंड के संथाल आदिवासियों के बीच में और रजवाड़ों पूंजीपतियों के बीच में। उस समय पर उन्होंने क्या किया कि अनाज उगाना बंद कर दिया। बोला कि हम तो आदिवासी है, हम तो कुछ भी खा लेंगे, मक्के का रोटी खा लेंगे, फिर मिर्ची में नमक डाल के खा लेंगे, लेकिन जब पूंजीपति गैर आदिवासी है वो क्या खाएंगे। तब जाके जिस समय अनाज उगाने की बारी आएगी तब हम क्या करेंगे, इन्हीं पूंजीपतियों का, इन्हीं गोरे अंग्रेजों का गला काटेंगे। तब जाके अंग्रेज डर गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे देश में शासन करने के लिए इस तरह का संविधान बनाया, लेकिन आदिवासियों को उन्होंने बोला कि अंग्रेजों का कोई भी कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। अभी देश में कानून कैसे चल रहा है, ये संविधान है, इसके माध्यम से पुलिस, कोर्ट, कचहरी, कानून जितने भी है वो हम पे लागू होते हैं। ये अंग्रेजों की दिया हुआ ही देन है, उनका ही चल रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि हमारा कोई भी संसद और विधानमंडल का कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। ठीक है। फिर जब वो देश छोड़ के गए, उस समय पे 1874 ईस्वी में उन्होंने एक कानून बनाया, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट। उसमें उन्होंने बोला कि आदिवासी क्षेत्र पूरे भारत भर में जितने भी आदिवासी हैं उस पर अंग्रेजों का बनाया कोई भी कानून लागू नहीं होगा। फिर जाके 1919 का संविधान बनाया, 1935 का संविधान बनाया। फिर 1935 के बाद में ये भारत का संविधान जो भी चल रहा है ये यहाँ की सरकार ने बनाया। लेकिन जब देश आजाद हो रहा था उस समय पे एक करार हुआ, आदिवासियों के क्षेत्र के लिए एक करार हुआ भारत की सरकार के साथ में। अंग्रेजों ने ये कहा कि हम देश छोड़ के तो जा रहे हैं, हम देश छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन पूरे भारत भर में हमने 3 तरह का शासन किया। 3 तरह का शासन क्या? पहला बोला ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत जहाँ पे हमने शासन किया, जैसे दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, ऐसे क्षेत्र जो सामान्य क्षेत्र है उन पे हमने शासन किया। दूसरा बोला कि जो उस समय पे स्वतंत्र रजवाड़े थे, राजे रजवाड़े थे, ठीक है, तो रजवाड़ों पे हमने शासन नहीं किया, करार संधि के माध्यम से शासन किया। तीसरा बोला पूरे भारत भर के आदिवासी क्षेत्र, ठीक है, पूरे भारत भर के आदिवासी क्षेत्र भी हम छोड़ के जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों पर भी हमने शासन नहीं किया, करार संधि के माध्यम से शासन किया। तो 3 तरह का उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 7A में। ब्रिटिश इंडिया जहां पर शासन किया, तुम भारत की सरकार जो भी चला रही है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तुम कहाँ लगाओगे? ब्रिटिश भारत में लगाओगे जहां पे हमने शासन किया। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, कलेक्टर, पुलिस, कहाँ लगाओगे? ब्रिटिश भारत में लगाओगे जहां पे तुमने शासन किया। रजवाड़ों में नहीं लगाओगे, आदिवासी क्षेत्र में नहीं लगाओगे, ठीक है। इसीलिए आजादी के बाद तक आपके गांव में पुलिस पूछ के घुसती थी, पटेल से पूछ के घुसती थी गांव में। आजादी के बाद तक पटेल से, जो गमेती पटेल होते हैं, गांव के जो मुखिया होते हैं, रूढ़िगत मुखिया, उनसे पुलिस आजादी के बाद भी घुसती थी पूछ के। लेकिन आज की डेट में बिना पूछे घुस रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी व्यवस्था को छोड़ दिया। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने क्या करार किया। जानकारी का अभाव है। अंग्रेजों ने बोला कि ब्रिटिश भारत पे हमने शासन किया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तुम वहां पे लगाओगे। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, कलेक्टर, पुलिस। विधायिका मतलब संसद, विधानमंडल, वहां पे जितने भी सामान्य कानून है, नेता, मंत्री, विधायक, कहाँ पे लगाओगे? जहाँ पे हमने शासन किया। रजवाड़ों और आदिवासी क्षेत्र पे नहीं लगाओगे, ठीक है। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कहाँ लगाओगे? कहाँ लगाओगे? जहाँ पे हमने शासन किया, यानी ब्रिटिश भारत पे। आदिवासी क्षेत्र और रजवाड़ों पे नहीं लगाओगे, ये उन्होंने कहा।
इन क्षेत्रों में अगर तुमको कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका लगाना है, और आजादी के बाद में हमने 3 तरह का शासन किया था, हम 3 तरह का सत्ता का हस्तांतरण करके जा रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया तुम लो और आदिवासी क्षेत्र और रजवाड़े आजाद हो गए। उस समय पे हमारा भील कंट्री बनने वाला था 15 अगस्त 1947 को। भील कंट्री बनने वाला था, भील प्रदेश नहीं, भील कंट्री था। गोंडों का गोंडवाना कंट्री था और कोल्हान का कोल्हानिस्तान था। मतलब भारत पाकिस्तान के साथ में आदिवासियों का भी अलग देश बनने वाला था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि आदिवासी अभी अनपढ़ है, गंवार है, सत्ता चलाने के काबिल नहीं है, इसलिए 10 साल के लिए हमको इन पे लोकसभा और विधानसभा के माध्यम से शासन करने के लिए दो, बदले में हम इनको शैक्षणिक आरक्षण और आर्थिक आरक्षण देंगे। मतलब ये जो आरक्षण हमको मिला हुआ है नौकरी में और शिक्षा में, और जो ट्राइबल सप्लान का पैसा आता फ्री में नहीं आता, भीख में नहीं आता, बदले में हमारे क्षेत्र में शासन करने के लिए उन्होंने 10 साल का ठेका पे लिया। और यही ठेका अभी 10-10 साल के लिए बढ़ते जा रहा है। 1950 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से 2010, अभी 24 जनवरी 2020 को ये खत्म हो रहा है 10 साल का ठेका, लेकिन और 10 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। तो ये भील कंट्री बनने वाला था। जितना भी क्षेत्र है वो आदिवासियों का होने वाला था, लेकिन 10-10 साल के लिए यहाँ पे करार के माध्यम से ये क्षेत्र को लिया गया कि आदिवासी अभी अनपढ़ है, गंवार है, सत्ता चलाने के काबिल नहीं है, इसलिए 10 साल के लिए हमको इन पे शासन करने के लिए दो, बदले में हम शिक्षा देंगे, नौकरी देंगे और ट्राइबल सप्लान का जो विकास का पैसा आता है वो हम इनको देंगे। लेकिन कुल मिला के आदिवासी को इनको पढ़ाना था, भीख में नहीं। हमारे क्षेत्र में 1000 रुपए में 1000 रुपया अगर निकाल के ले जा रहे हैं, कैसे? यहाँ पे व्यापार रोजगार करके, यहाँ का जमीन से रेत निकाल के, जमीन के नीचे से सोना चांदी जो है वो निकाल के। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि जिसकी जमीन उसका खनिज, ये आरएन बेड़ा का जंगल है। मतलब भीलों की जमीन पे अगर सोना निकलता है तो वो किसका होगा? भीलों का होगा या किसी का भी। पूरे देश में जमीन किसकी है? आदिवासियों की है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि आदिवासी भारत देश का मालिक है। ये कैसे है? ये हमको पता नहीं है। हम बोल तो देते हैं कि आदिवासी भारत देश का मालिक है, लेकिन ये कैसे है, इसको समझने के लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में यूरोप और एशिया बने थे। जो पढ़े लिखे उनको मालूम होगा, यूरोप और एशिया है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 5 महाद्वीप है जिसको जांबू खंड बोलते थे, जांबू द्वीप। 5 द्वीप जो है, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया करके, उसी जगह पे भारत जुड़ा हुआ था जांबू द्वीप में। जो अखंड जो बोलते हैं ना जांबू द्वीप, भजन में भी आप लोग सुनते होंगे जांबू द्वीप का ये होता है, उच्चारण होता है। तो वो 5 भूखंड थे जहाँ पे भारत जुड़ा हुआ था, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो कुछ दिन पहले की बात है, पिछले 9 अगस्त, एक भील भाई हम लोगों को मिला जो कि महाराष्ट्र में सीआईडी में है। तो उसने मेरे से पूछा कि दीदी कुछ दिन पहले मेरे को डीएनए टेस्ट कराना पड़ गया था, तो मेरा डीएनए अफ्रीकन डीएनए निकला, तो क्या मैं विदेश से आया हुआ हूँ? मतलब भील के बाहर से आए हुए लोग हैं? तो मैंने बोला कि जिनका भी डीएनए अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन निकलता है वो भारत देश के असली मालिक है, क्योंकि वो जांबू द्वीप के थे। तो ये जांबू द्वीप से टूट के भारत जो है वो जाके यूरोप और एशिया से जाके मिल गया। मतलब हम कहीं बाहर से आए हुए नहीं है, हमारा डीएनए ओरिजिनल है। भारत देश के जितने भी 8% आदिवासी है वो यहाँ के मूलवासी है। हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए, भारत टूट के जाके यूरोप और एशिया में जाके मिल गई। तब जाके जो बाहरी जो है यूरोप और एशिया के लोग, वो लोग आक्रमणकारी के रूप में भारत देश में आए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में ये कहा कि 8% आदिवासी ही भारत के मूलवासी है, बाकी जो 92% है वो आर्य है, विदेशी है, आक्रमणकारी और उनकी संतानें हैं। तो इसीलिए क्या है कि पूरा का पूरा भारत देश हमारा है। अंग्रेजों ने क्या कहा
कि ऐसा क्या है कि आदिवासी कट जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन अपनी जमीन नहीं देते। तब उनको मालूम चला कि हाँ, आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं हमारी तरह बाहर से व्यापार करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तब जाके उन्होंने क्या बोला कि हमने आदिवासियों पर शासन नहीं किया, तो भील कंट्री हम उनको देके जा रहे हैं, गोंडवाना कंट्री देके जा रहे हैं, कोल्हानिस्तान देके जा रहे हैं। और भीख में हमको आरक्षण नहीं मिला। 10-10 साल के लिए करार के माध्यम से हम पे शासन किया गया। बदले में हम उनको शिक्षा देंगे और आर्थिक आरक्षण देंगे। लेकिन जब भी आदिवासी पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, तब जाके अपने देश की मांग करेंगे, अपने साम्राज्य की, अपनी गादी की मांग करेंगे। इसलिए हमको ढंग से पढ़ाया नहीं। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? आदिवासी पढ़ता है, उसका बच्चा पढ़ता है। तो सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर इतना घटिया रखा कि आदिवासी अगर पढ़ लिख भी जाए, हाँ ये भील गठन का है, तो शिक्षा का स्तर इतना घटिया रखा। 10 साल के लिए ठेका पे हमसे हमारी जमीन ली थी, ठीक है। जैसे कि पड़ोसी की जमीन पे अगर हमको खेती करना होता है तो पड़ोसी की जमीन पे हम 2 साल के लिए साझा पे लेते हैं, वहां पे अनाज उगाने के लिए। क्या पड़ोसी की जमीन पे जो भी उगता है उसमें से हम थोड़ा सा कुछ दे देते हैं उसको, लेकिन उस पड़ोसी की जमीन पे जिसको हमने 2 साल के लिए लिया है, क्या हम उस पे घर बना के रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्यों? 2 साल के बाद हमको वो घर या तो पड़ोसी को देना पड़ेगा या तो फिर तोड़ के अपने साथ ले जाना पड़ेगा। तो आदिवासी की जमीन पे जो 10 साल के लिए सरकार ने ठेका पे लिया हुआ था, तो यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर, अपना बिल्डिंग, अपना जितना भी व्यापार वो कैसे कर रही है। पड़ोसी की जमीन पे खेती करने के लिए हम जमीन लेते हैं तो वहां पे हम घर तो नहीं बना सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने सूरत के एक जजमेंट में और उड़ीसा के एक जजमेंट में क्या कहा कि आदिवासी की जमीन पे किसी गैर आदिवासी ने 5 करोड़ का बिल्डिंग बना दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम आदिवासी की जमीन पे घर नहीं बना सकते, तो इस घर को तुम तोड़ो और अपने साथ लेके जाओ और आदिवासी की जमीन को जैसा का तैसा करके दो। आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकता। जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं किराएदार के रूप में रह रहे हैं। ये नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है अपने पी रेड्डी जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा कोर्ट है उसने कहा कि आदिवासी की जमीन अगर बिकेगी तो आदिवासी को ही बिकेगी और गैर आदिवासी की भी अगर जमीन यहाँ पे है तो वो भी आदिवासी को ही बिकेगी। तो गैर आदिवासियों की जमीन यहाँ पे कैसे आई हमको ये समझना पड़ेगा। अभी पूरे भारत भर में एनआरसी लग रहा है, जिसके पास में जमीन का दस्तावेज नहीं है उसको भगा देंगे। आदिवासी तो अनपढ़ है, वो तो जानता नहीं है, जमीन का दस्तावेज उनके पास नहीं होगा तो फिर हम लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि गैर आदिवासी यहाँ पे आदिवासी क्षेत्रों में आए कैसे, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज गैर आदिवासी की जमीन यहाँ पे कैसे आई हमको ये समझना पड़ेगा और हम अपने क्षेत्र के मालिक कैसे हैं ये हमको समझना पड़ेगा। बहुत साल पहले जब हमारा गांव बसता था, गांव बसने के लिए क्या करते थे हमारे पूर्वज, जैसे किसी एक अटक का पूरा गांव होता था, अभी भी होता है। जैसे मेरा टाइटल क्या है, मेरा अटक क्या है, कच्छप है। तो मेरे कच्छप पूर्वज जो थे, जो पहला गांव का जो खतरी था वो गांव बसाता था, गांव का सीमाना तय करता था और गांव के अंदर में जितने भी जंगल है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, वो उस गांव के सीमाना के अंदर में रखता था कि मेरे जो है वंशज यहाँ पे आके बसेंगे, ये बोल के। उसी पहले खतरी का जो शीरा बावसी भी हम लोग आज अपने क्षेत्र में करते हैं। तो जब ये जमीन, अब क्या है कि हम लोग क्या बोलते, गांव तो हमारे बाप दादा ने बसाया, जिनका जमीन का दस्तावेज भी है, 7 तरह की नकल भी है हमारे पास में, ठीक है। लेकिन जो खाली पड़ी जमीन जो रहती है, हम लोग क्या बोलते हैं, किसकी जमीन है, सरकारी जमीन है। खाली पड़ी जमीन जो है सरकारी जमीन है बोलते हैं। हमारे यहाँ पे लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देते, आपके यहाँ पे देते हैं क्या? गांव की जमीन को हम लोग अपने यहाँ पे लड़कियों को नहीं देते, क्यों? क्योंकि कभी
पूर्वजों ने, ये खत्री ने ये कानून बनाया हमारे गांव में कि गांव की जमीन किसी भी गैर आदिवासी को नहीं जानी चाहिए। अगर लड़की कल को गैर आदिवासी से शादी कर लेती है तो जमीन भी गैर आदिवासी के पास में चला जाएगा। इसीलिए ये नियम बनाया कि जमीन को लड़कियों को नहीं देना है। लेकिन आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं, अपनी जमीन सरकार को भी दे रहे हैं और अपनी जमीन दूसरों को भी बेच रहे हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि गांव जब मेरे खत्री ने बसाया, ठीक है, आपको आपकी जमीन कहाँ से मिलती है? बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। हर किसी को अपनी जमीन जो मिलती है, हर पुरुष को अपनी जो जमीन मिलती है वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। सरकार के बाप का नाम क्या है? अगर सरकार के बाप का जमीन है तो सरकार के बाप का नाम क्या है? तो सरकार के बाप का जमीन आदिवासी क्षेत्र में नहीं है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भी सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आदिवासी क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक इंच जमीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जमीन जो मिलता है वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलता है। अगर सरकारी जमीन यहाँ पे तो उनको बोले कि सरकार अपने बाप का नाम दिखाए। हर 5 साल में बात बदल जाता है, कभी भाजपा की सरकार होती है, कभी कांग्रेस की सरकार होती है, तो किसी का कोई एक बात नहीं है सरकार। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरे गांव के सीमाना के अंदर की जितनी भी जमीन है, चाहे नदी है, तालाब है, पहाड़ है, जंगल है, अभी वन विस्थापन के नाम से आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये वन भूमि के नाम पे जो फॉरेस्ट अपना यहाँ पे कब्जा जमा के बैठा है, उसके बाप का जमीन नहीं है, वो मेरे बाप का जमीन है। ये हमको समझना पड़ेगा। तो ये तरीका हमको सीखना है कि हमको अपनी जमीन पे कब्जा कैसे जमाना है। 10 साल के लिए सरकार ने उधार के तौर पे ये जमीन ली थी, बदले में सरकारी जमीन बता दिया। लेकिन जब हम ये पूछेंगे उनसे, एक होता है सूचना का अधिकार के तहत उनसे सूचना मांगा जाता है, उनसे जानकारी माहिती मांगी जाती है। उसमें ये पूछ सकते हैं कि ये जमीन अगर सरकारी जमीन है तो सरकार के बाप का दस्तावेज दिखाओ, कभी नहीं दिखा पाएंगे, कभी नहीं दिखा पाएंगे। तो पूरा का पूरा गांव के सीमाना के अंदर जो जंगल है वो किसका होगा? आदिवासी का होगा। जिसके बाप का पहला शिरा बावसी वह गांव के अंदर में है, उसके बाप का होगा, ठीक है। तो वो जिसका भी गांव है, जिसके भी खत्री का गांव है, पूरा का पूरा गांव उसका होगा, उसके जंगल, नदी, तालाब सब कुछ उसका होगा। ये हमको समझना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलती है कि आदिवासी की जमीन पर घर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उधार के तौर पर 10 साल के लिए लिया है। अंग्रेज जब देश छोड़ के गए थे या मुगल जब देश छोड़ के गए थे तो लाल किला क्या वो साथ में लेके गए? लाल किला तो साथ में लेके नहीं गए। तो वहां पे कमाई कौन कर रहा है? वहां पे लाल किला का कमाई जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है वो कमा रही है। ठीक वैसे ही अंग्रेज जब देश छोड़ के गए, तो जितना भी रेलवे है या फिर जितना भी उनका जो व्यवस्था या फिर जितना भी संरचना उन्होंने लगा के रखी हुई थी, उस पे अभी कौन कमा रहा है? रेवेन्यू कौन कर रहा है? पैसा कौन कमा रहा है? जो सरकार यहाँ पे सत्ता लेके बैठी हुई है। तो आदिवासी क्षेत्र में 10 साल के लिए सरकार ठेका पे है। अगर ये ठेका खत्म हो जाए तो पूरा का पूरा आदिवासी क्षेत्र में किसका राज हो जाएगा? आदिवासियों का राज हो जाएगा। जितना भी जमीन के नीचे से खनिज निकलेगा वो किसका होगा? जितना भी ऊपर में जो बिल्डिंग है, शॉपिंग मॉल है, वो किसका हो जाएगा? आदिवासी का हो जाएगा। आदिवासी मालिक हुआ कि नहीं? तो आदिवासी मालिक कैसे? हमको ये समझना पड़ेगा कि मेरे बाप की जमीन पे 10 साल के लिए ठेका पे देके सरकार यहाँ पे रह रही है। इस कारण से वो आज जो भी यहाँ से निकल रहा है उसको लेके जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार-बार मना करता है कि आदिवासी की जमीन के अंदर का खनिज पे आदिवासी का ही अधिकार होगा। लेकिन आज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया कि आदिवासी के जमीन के अंदर का खनिज आदिवासी ही निकालेगा, तो वो ऐसे नहीं निकाल सकती।